जिस तरह 2024 के इलेक्शन से 15 दिन पहले ये फैसले हो चुके थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बताया भी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात जावेद हाशमी को भी बताई थी कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था फरवरी में, उससे पहले सीटें बांट दी गई थी। फैसले हो गए थे कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा और PMLN को क्या मिलेगा। इसी तरह इन दोनों इलेक्शनों से पहले भी ये फैसला हो गया था कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और कश्मीर में नवाज शरीफ को दिया जाएगा, लेकिन आपने नूरा कुश्ती भरपूर अंदाज में करनी है। अब कश्मीर में जब लाशें गिरी हैं ना, तो उनसे तवज्जो हटाने के लिए मीडिया को कोई और बात तो देनी थी जिस पे मीडिया प्रोग्राम कर सके। तो फौरी तौर पे बिलावल जरदारी को लॉन्च किया गया और बिलावल जरदारी ने PMLN के ऊपर अटैक कर दिया और बिला वजह का अटैक कर दिया। जनाब कि रियासत ने ये कर दिया, रियासत की डेफिनेशन का भी नहीं पता इसको। अब टीवी चैनल के अंदर गोगलों में मट्टी झाड़ रहे आगे, जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा था, मैं तो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा था। भाई तुम हुकूमत का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ दिस, तो आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? दूसरा, जो रियासत आज़ाद कश्मीर है उसमें तो हुकूमत ही तुम्हारी है, वहाँ तो सारा किया धरा ही तुम्हारा है। तुम्ही ने कलदम किया उन्हें, तुम्ही ने उन पर पाबंदियाँ लगाई, तुम्ही ने उनके सरों के ऊपर इनाम रखे, तुम्ही ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदा बुलवाया, वहाँ से लेटर्स लिख के जनाब और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए और भिजवाएं। ये सारा कुछ तुम्ही ने किया ना। अब तुम दूसरों के खातों में नहीं डाल सकते, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये किया इसलिए गया कि टॉक शोज में कश्मीर को ज़रूर डिस्कस किया जाना था। वहाँ पे देखें और लगभग 31 लोग शहीद हो गए 24 घंटे में। आपको बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। मीडिया की क्रेडिबिलिटी फारिग हो जाती है। तो बिलावल ने मीडिया को बात करने के लिए मौका दिया। ठीक है, आप आज़ाद कश्मीर पे बात करें तो आप पीपल्स पार्टी और PMLN की लड़ाई करवा दें, आप इस नूरा कुश्ती के ऊपर बातचीत कर लें, आपको बातचीत करने के लिए कोई टॉपिक मिल जाएगा। और सारे मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे बात की है। कोई मीडिया लाशों के गिरने की बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं बता रहा किस तरीके से कत्लेआम हुआ, बल्कि वज़रा इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बिलावल को इसीलिए लॉन्च किया गया था। मरियम ने कहा, मैं बिलावल को समझाना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। अवाम का फैसला माना था तुम लोगों ने, 17 सीटों से इक्तदार में आकर बैठ गए फॉर्म 47 लेकर। अवाम के दिए हुए फॉर्म 45 पे तो आप सारे पूरा टब्बर ही हार गया था। और अब आप लोग जो है वो इकट्ठे होकर आकर बैठ गए और आप लोगों ने कहा जी ठीक है फॉर्म 47 ही कबूल है। तो फॉर्म 47 में तो अवाम का कुछ लेना देना नहीं था। अवाम ने तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिताया था। और वो शर्जील इनाम मेमन ने भी ये बात की है, सिंध से बैठकर, वो सिंध के वजीर है, वो भी ये कहते हैं कि पंजाब में इनको बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन जिस तरह इनको इक़्तिदार में बिठाया गया है वो तो अब सारी दुनिया ही जानती है। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक ये जाना चाह रहे थे आज़ाद कश्मीर, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी लोगों की इनके साथ, तो पुलिस की एक नफरी ने इनको रोक लिया। वहाँ पे धक्का मुश्ती हुई थोड़ी सी, उसके बाद ये लोग वहाँ बैठे, इन्होंने धरना देकर एहतजाज किया और फिर जब वापस आ रहे थे तो सेनेटर मुश्ताक को वहाँ से गायब कर दिया गया। अचानक से रश लगाया गया, वहाँ पे गाड़ियाँ आ जाती हैं, बंदे आ जाते हैं, को पुलिस वाले इनकी गाड़ी पे कब्जा करते हैं और इनको लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद से जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक तो सेनेटर मुश्ताक साहब का कुछ पता नहीं है। हो सकता है आने वाले चंद घंटों में आइडिया हो जाए कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या गायब कर दिया गया है, तो ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। याद रहे, सेनेटर मुश्ताक को जो है वो इसराइल ने भी पकड़ लिया था 2 मरतबा। ये गए थे एहतजाज करने के लिए फ्रीडम फ्लोटेला के मिशन के साथ, लेकिन वहाँ पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। अभी फिर सिचुएशन आप देख लीजिए कि 11 अफराद को मज़ीद खुजदार से अगवा कर दिया गया है बलूचिस्तान में, और बारखान में पुलिस के एक DSP को शहीद कर दिया गया है, जबकि उनके साथ कई और साथियों को ज़ख्मी कर दिया गया है। तो बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल भी सरकार के कंट्रोल में नहीं आ रहे, जबकि जो चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए वो भी ये कंट्रोल नहीं करना चाहते। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में 17 से 18% तक कम हो गई हैं। 17 से 18% तक कम होने का मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार अगर लेवी वगैरह को कम ना भी करे, टैक्सेस वगैरह को कम ना भी करे, तो फिर भी इस वक्त 60 से 70 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है। लेकिन जब कीमत बढ़ानी होती है तो रोज़ाना की बुनियाद पे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होनी होती है तो कोशिश करते हैं कि आखिरी दम तक कम ना की जाए। जितना ज़्यादा लोगों की जेबों से पैसा निचोड़ा जा सके वो पैसा निचोड़ा जाए। लिहाजा इसीलिए अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं की जा रही, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके लगातार बढ़ाई जा रही हैं। मुराद सईद ने एक वार्निंग जारी की है
वार्निंग मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की हुकूमत गिराकर 3 साल इमरान खान को बदतरीन कैद में डालकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जो आग लगा दी गई है, कोयटा से कश्मीर तक, इस्लामाबाद से मुरीद के तक, जैसे अपने लोगों पर इन्हीं की हिफाजत के लिए मुहैया की गई बंदूकों से, उन्हीं के पैसों से खरीदी गई गोलियों से, उन्हीं का खून बहाकर उन्हीं के देश को लहूलुहान किया जा रहा है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक को अपने मकासद के हुसूल के लिए आग के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ इस बात की तस्दीक करता है कि रजीम चेंज की साजिश सिर्फ इमरान खान को हटाने की साजिश नहीं थी, यह मुल्क तोड़ने का सौदा था। आसिम मुनीर और इसके मातहत टोले ने पाकिस्तान को जिस आग में झोंक दिया है, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना होगा कि हमने एक एक करके अपनी बारी का इंतज़ार करना है या एक ही बार और मुत्तहिद होकर इस अफरियत से निजात के लिए तको-दो करनी है। शायद हमारे पास ऐसा करने के लिए ज़्यादा वक्त ना बचा हो, ये मुराद सईद ने कहा। तो नाज़रीन, ये बात आप अपने जहन में रखें कि ये इतनी बड़ी बला बन गई है एस्टेब्लिशमेंट कि इसे अवाम का खून पीने की आदत बढ़ गई है। जितना खून आप इनको देते रहेंगे ना, ये पीते रहेंगे और उतनी ताकतवर होती जाएगी ये बला। फिर इसको मारने के लिए आपको ज़्यादा खून देना पड़ेगा, ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज अगर आप इस लड़ाई को नीयत के साथ लड़ेंगे, देखें आफ्ताब इकबाल साहब ने एक बात की है, उनकी बात को फेंका नहीं जा सकता। कोई उम्मीद नहीं है इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की। ये रजीम आसिम मुनीर ये कभी भी इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे और कभी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात मेरी आप याद रखिएगा। ये मेरी असेसमेंट भी है, मेरा अंदाज़ा भी है और जो हालात वाक़ियात देख रहा हूँ उसके मुताबिक समझ भी यही आ रही है। जो इस्तिस्ना लेते फिर रहे हो, एक्सटेंशंस लेते फिर रहे हो, जिन्होंने पूरी दुनिया में हर चीज़ का सौदा कर लिया हो, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हर चीज़ त्याग दी हो, वो कभी आपको लगता है कि इमरान खान को छोड़ेंगे जिसके लिए उन्होंने हर चीज़ अपनी कुर्बान कर दी? वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को छुड़वाना पड़ेगा। पाकिस्तानी ये कर सकते थे, पाकिस्तानी ये कर सकते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट खुद से इमरान खान को छोड़ देगी, इसकी कतई कोई तवक्को नहीं है। ये बात सहन में रखें। ये करना पड़ेगा तो आपको खुद करना पड़ेगा। आज कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, जितना टाइम गुजारते जाएंगे ये उतना मुश्किल होता चला जाएगा। जो आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन बारी बारी सबकी बारी। आज कश्मीर में हो रहा है ना, याद रखिएगा यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा होगा, क्योंकि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी नहीं हो रही, खड़े हो ही नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना अपोजिशन जमात, उन्हें चाहिए था इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली निकालते, उन्हें चाहिए था एक बहुत बड़ी रैली लेके अवाम की कश्मीर की तरफ चल पड़ते यकजहती के लिए। उन्हें चाहिए था कि वो कहते जी हम रोल प्ले करते हैं मुज़ाकरात का और बिठाओ कश्मीरियों को हमारे साथ, वो भी हमारे भाई हैं, तुम भी हमारे भाई हो। वो किसी किस्म का रोल लेने के लिए तैयार ही नहीं है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और अवाम जो है वो तो खुद से ये चीज़ें नहीं कर सकती ना, जो पॉलिटिकल लोग हैं वही आगे बढ़ते हैं। की पामालियों में पाकिस्तान का दुनिया में नाम बन रहा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर चला गया है। सिर्फ आसिम मुनीर की एक ताल्लुकदारी डोनाल्ड ट्रंप से बनी है और इसके नतीजे में अभी तक एक अमान मिली हुई है कि कोई हमें कुछ कहता नहीं है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर से उठ गया उसके बाद पूरी दुनिया सवाल पूछेगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं और एक सैलाब आएगा सवालों का जिनके जवाब फिर किसी के पास नहीं होंगे। नाज़रीन, ये आईजी ने जब कहा ना कि पोस्टमार्टम अगर नहीं होगा तो हम तो लाश ही नहीं मानेंगे, ये बड़ा सीरियस इशू बन गया। अब पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाते हैं तो लाश गायब कर दी जाती है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं जनाब हमारे पास इतना लोड है कि हम पोस्टमार्टम कर नहीं पा रहे, आपको रिपोर्टें कैसे बना कर दें। ये अब हालात हो गए हैं। और अभी जो ताज़ा लिस्ट जारी की गई है उसमें जो 6 लोग शहीद हुए मीरपुर में, उनके नाम शायद शामिल नहीं किए गए। तो मीरपुर में भी 6 लोग शहीद हो गए हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें भी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान की शारक था पूरा कश्मीर, अब अपनी शारक के ऊपर खुद ही छुरी चला रहे हैं और ये काम भी एक डिक्टेटर कर रहा है। हमेशा डिक्टेटर ने नुकसान पहुंचाया, आज फिर डिक्टेटर नुकसान पहुंचा रहा है। रियासत के मुंह को खून लग गया, ऐसा लगता है खून लग गया इनके मुंह को, और ये अब खून पिए बगैर इनका गुजारा नहीं होता। ये पूरा रजीम जो आसिम मुनीर साहब ने बनाया ये पाकिस्तानियों की लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा है और इसे हर थोड़े अरसे के बाद पीने के लिए इंसानों का ताज़ा खून चाहिए होता है। कभी इन्हें 9 मई पे खून में असर आ जाता है, उसके बाद इनको डी चौक में खून में असर आ जाता है
उसके बाद ये खून पीते हैं मुरीदके में, फिर कश्मीर में खून पीते हैं, फिर दोबारा खून पीते हैं जब आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत होती है ईरान में, लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, अहले तशी उनका खून पीते हैं, फिर कश्मीर में खून पिया जाता है, और अब लगातार 2 दिनों से खून पीते पीते खून की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है डोज बढ़ती जा रही। पहले कम लोगों को मारते थे, अब ज़्यादा लोगों को मारते हैं। पहले देर देर के बाद मारते थे, अब जल्दी जल्दी मारते हैं। तो ये रियासत और इसके इदारे एक खून आशाम बनते चले जा रहे हैं, और सियासतदान बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है ना, वो अगर बैठ के तमाशा देखेंगे और ये सोचेंगे जनाब कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, मेरा कारोबार ना बंद हो जाए, मेरी सियासत ना ख़त्म हो जाए, मेरे बच्चे ना बर्बाद हो जाएं, पूरा मुल्क ही बर्बाद हो रहा है। जब आप सियासत में आए थे ना, तो आपको ये सोच कर आना था कि मैं अपने मुल्क की खातिर अपनी ज़िंदगी दे रहा हूँ। तो फिर अब आपको पीछे हटने का कोई हक हासिल नहीं है। लोगों ने आप लोगों को वोट डाले हुए, निकले और निकल के आवाज़ उठाएं। फजलुर रहमान की जिम्मेदारी है, एएनपी की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी के अगर कोई लोग अब भी उनके अंदर इंसाफ बाकी है तो उनकी जिम्मेदारी है। पीएमएलएन ने तो मायूस ही कर दिया, बेड़े ही गर्क कर दिया पकड़ के। पीटीआई के लोगों को खड़े होना चाहिए फौरी तौर पे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, और इनको आज़ाद कश्मीर में जाना चाहिए और लोगों के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। पीएमएलएन से मायूसी क्यों है, ये ज़रा देखें ना आप। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आप देखें, ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है, और वज़ीर दिफा का बयान देखें। मुझे एक मेरे दोस्त हैं कश्मीरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट भिजवाया, उन्होंने कहा जी दिल ही टूट गया है ख्वाजा आसिफ की ये बात सुनकर। मैं बताऊंगा कौन लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं। अभी बताता हूं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि आपको हैरत होगी कि ये कर क्या रहे हैं। एक और जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका मुझे फ़ोन आता है, वो रोना शुरू हो गए। मैंने कहा रोते क्यों हो? कहते जी मैं आज़ाद कश्मीर से हूं। मैंने कहा फिर? कहते जी हम आवाज़ ही नहीं उठा सकते। कहते इमरान भाई अपने आप से घिन आ रही है। मुझे एक सहाफ़ी ने फ़ोन करके कहा जो कश्मीरी है, उसने कहा जी मुझे अपने आप से घिन आ रही है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, मैं सच बोल ही नहीं सकता हूं। कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। वो बेचारा इदारे पे काम करता है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो कहता है जी कोई इदारा सच चलाने को तैयार ही नहीं है। अपने आप से घिन आ रही है, अपने आप से नफरत हो रही है कि इतना बड़ा जुल्म हो गया, मेरे भाई मार दिए और मैं आवाज़ नहीं उठा सकता, मैं बात नहीं कर सकता। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा हम उठाएंगे आपके हिस्से की आवाज़ भी, ये बोझ हम उठाएंगे, हम जोर लगाएंगे, और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप सब बोलेंगे। एक वक्त आएगा आप सबको बोलना पड़ेगा, लेकिन जब सब मिलकर बोलेंगे तो फिर जुल्म नहीं हो पाएगा। इसलिए बारी बारी सबकी बारी, ये मैं कहता रहता हूं कि आप सबकी बारी आएगी, एक एक करके आप सबको मारा जाएगा, एक एक करके आप सबकी इज्जत पे हाथ डालेंगे, एक एक करके आप सबकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, एक एक करके आपके घरों में घुसेंगे। ये आज भी मौका है, इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करो, वरना ये जायंट बनता जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हो जाएगी कि फिर आप इसको रोकना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, फिर बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज अगर आप लड़ेंगे तो आपको कम कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितना वक्त गुजरेगा, जितना खून आप इस बला को पिलाएंगे, ये उतनी ताकतवर और बड़ी होती चली जाएगी, फिर ये ज्यादा खून पिएगी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और फिर आपको इसको रोकने के लिए ज्यादा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज रोक लो, कम नुकसान होगा, कल रोकोगे और नुकसान होगा, उसके बाद रोकोगे ये और ताकतवर हो जाएगी आपका खून पीकर, फिर और नुकसान होगा। तो बारी बारी सबकी बारी। ये ख्वाजा आसिफ को बात समझ नहीं आएगी, ये रिसीविंग एंड पे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक दौर में रिसीविंग एंड पे रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये इक्तदार के झूले में बैठे हुए हैं। जिस तरह वो डीसी की आपने देखी थी ना वीडियो कि वो झूले ले रहा था बात करते हुए, तो ये सारे इक्तदार के झूले में बैठे हुए, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया तो उसने कहा रावला कोर्ट में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो लोग जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं यार, खुदा का नाम लो यार। तो मैं नहीं समझता कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है। यानी कश्मीरियों को डिसो नहीं कर दिया कि इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है।